आज की इस कक्षा के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। साथ ही मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि हमें एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन को कैसे लिखना है, एग्जामिनर क्वेश्चन हमसे किस तरीके से पूछेगा, किस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स का आएगा। तो आपको पहले बता देता हूँ, जैसे आपने थंबनेल पे देखा 8 + 5 = 13 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है इसी यूनिट के अंदर से, और 5 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 3-4 टॉपिक शुरुआत की अच्छे से तैयार कर लो, आपकी जो मार्क्स हैं वो बढ़िया हो जाएंगे इस यूनिट से। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं, लास्ट में ये बताऊंगा इसको कैसे लिखना है। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे प्रवृत्तियाँ, ठीक है। प्रवृत्तियाँ का मतलब क्या होता है? प्रवृत्तियाँ का मतलब होता है विशेषताएं। इसको हम व्यवहार भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे प्रवृत्तियाँ का मतलब विशेषताएं है, ठीक है। यहाँ पर भूमिका में देख लेते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक का साहित्य आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इस कालखंड में विभिन्न कवियों, नाथों, सिद्धों ने अपने काव्य में हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी काल में राशिक काव्यों की अधिकता तथा उनमें वीरता की प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर इसका नाम वीर गाथा काल रखा है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह नाम उचित नहीं होता है। हिंदी साहित्य में आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख आएगा। यहाँ पर पतनोन्मुख, सामाजिक दृष्टि से दीनहीन तथा धार्मिक दृष्टि से स्वर्ण नहीं, यहाँ पे शीर्ण काल आएगा। कुछ शायद पीडीएफ में मिस्टेक है बनाने में। जब हम हिंदी साहित्य का व्यापक दृष्टिकोण को अध्ययन करते हैं तब हमारे सामने इस काल के साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी भूमिका है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास का जो समय सीमा बताया था, आदिकाल का 1050 से 1375 बताया, ठीक है। और इसके अंदर कवियों, नाथों ने भी अपनी जो काव्य के अंदर वृद्धि की है, श्री वृद्धि की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अंदर जो रासो काव्यों की अधिकता है उसमें वीरता की प्रधानता है, इसलिए इन्होंने वीर गाथा काल नाम रखा, बट ये उचित नहीं होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हिंदी साहित्य राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख है, सामाजिक दृष्टि से दीनहीन है, और ऐसा ही जो हमारा साहित्य इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है ऐतिहासिक रचनाएं, ठीक है। ऐतिहासिक रचनाएं क्या थी? जो इसके अंदर बहुत सारी रचनाएं हैं वो इतिहास से संबंध रखती हैं। इसके अंदर बहुत सारे रासो हुए हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो हो गए, बिसलदेव रासो, खुमान रासो हो गए, परमाल रासो, हमीर रासो, ये भी इनके ऊपर रासो हुए हैं। इनके ऊपर भी संदिग्ध है, यानी कि इनके ऊपर भी डाउट है अभी तक। इनमें से कोई इतिहास की दृष्टि से, काफ़ी रचनाओं घटनाओं की दृष्टि से, कोई भाषा की दृष्टि से, तो कोई पात्रों की दृष्टि से। जैसे कि इतिहास के अंदर रचना की दृष्टि से, घटना की दृष्टि और पात्रों की दृष्टि से संदिग्ध है। यानी पात्र वो होते हैं, जैसे कि नाटक के अंदर एक चरित्र हो गया जो रोल करने वाला होता है, तो इस हिसाब से पात्र होते हैं, और इन हिसाब से भी ये संदिग्ध है ऐतिहासिक रचनाएं कोई भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीर रस एवं श्रृंगार रस, ठीक है। आदिकालीन रासो काव्य की सर्व प्रमुख विशेषता इसका वीर रस होना है। जो रस है इसके अंदर वीर रस है। काल में चूंकि भारत के विभिन्न राज्यों में आक्रमणकारिक, यहाँ पर ये आएगा कि इसके अंदर आक्रमण कार्य होते थे, और आक्रमणकारी थे वे लूटपाट ही नहीं बल्कि यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसलिए युग के प्रत्येक कवि ने जो अपने राजा व प्रजा में जोश उत्पन्न करने के लिए वीर रस की प्रधान रचना की, ठीक है। यहाँ पर वीर रस रहा है, संदेश रासक है इसके अंदर। श्रृंगार रस भी इस काल का प्रमुख रस है। बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि सभी इसमें दोनों पक्षी का व्यापक चित्रण हुआ है। जैसे बिसलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो में इसके अंदर श्रृंगार के और वीर रस के दोनों पक्षों का चित्रण हुआ है। ये कुछ वीर रस और श्रृंगार रस के बारे में थी। यही है कि इसके अंदर वीरता का भाव है और रस, इसके अंदर श्रृंगार देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने आपको समझाया वो समझ में आया है, ठीक है। यहाँ पे ऐतिहासिकता की अभाव, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ऐतिहासिकता का भी अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर
प्रसिद्ध चरित्र नायकों से संबंध काव्य तो मिलते हैं, लेकिन उनका वर्णन है वो शुद्ध इतिहास इन कवियों द्वारा दिए गए से मेल नहीं खाता है और इसके अंदर कल्पना की बहुलता है। यानी कि जो पूरा इतिहास है जो लिखा गया है वो शुद्ध इतिहास नहीं है, इसके अंदर सिर्फ कल्पनाएं की गई हैं। जैसे हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमेजिनेशन, ठीक है ना, इमेजिनेशंस के ऊपर डिपेंड करता है और इसकी कसौटी पर खरा नहीं उतरता। संवत और तिथियों में भी इतिहास काव्य में इतिहास की अपेक्षा जैसे जो संवत हैं और तिथि हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि संवत और तिथि के अंदर 57 वर्षों का डिफरेंस होता है। जो हमारी ईस्वी हो गई, सन हो गई, ये 57 वर्ष आगे चलते हैं और इसी के अंदर भी इतिहास में कल्पना देखने को मिलती है, सही इतिहास नहीं है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, संकुचित राष्ट्रीयता। यहाँ पर जैसे कि राष्ट्रीय भावना की कमी थी। यहाँ पर क्या था, जैसे कोई भी राजा हो गया हमारे देश का, यहाँ पे कोई भी 50-100 गांव हो गए, उन्हीं को ही अपना राज्य मान लेते थे। उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि पूरा जो भारत है वो पूरा भारत एक देश है। बस इनको अपना राज करने से मतलब था कि ये मेरा इतना राज्य है, यहाँ पर कोई और आके आक्रमण ना करे, यहाँ पे मेरी शासन बनी रहे बस। इसलिए तो कहते हैं कि इस काल के अंदर संकुचित राष्ट्रीयता थी। इसके अंदर किसी को भी अपने राष्ट्र से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर सभी राजा थे वो अपने देश को, पूरे देश को अपना मानते, तो हालांकि जैसे अंग्रेज हुए, इन जैसे मुग़ल आए, इनका राज भारत के अंदर नहीं हो पाता। आगे चलते हैं, पांचवा जो पॉइंट है यहाँ पर, आश्रयदाताओं का यशोगान। दोस्तों आप सभी से एक माफ़ी चाहता हूँ कि इस पीडीएफ के अंदर मैंने बनाते वक्त, टाइप करते वक्त बहुत सारी जो टाइपिंग में मिस्टेक कर दी हैं। इनके पॉइंट्स को मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा और जो इसकी पीडीएफ है ना, दूसरी वाली मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जैसे कि इस काल के अंदर प्रत्येक दरबार में एक कवि रहता था, ठीक है। वो क्या करता था कि जैसे कि दरबार में सामंत होते हैं ना और अन्य मंत्री होते हैं, उनका ध्यान अपने ओर खींचने के लिए वो क्या करता था, राजा की जो वीरता है, दानवीरता है और कर्मवीरता है, श्रृंगारवीरता है, इनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता है, ठीक है। अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ाकर बातों को, जो बात हो भी नहीं उसको बढ़ा चढ़ाकर इसका वर्णन किया है। कोई भी कवि इसका अपवाद नहीं है। बस ये था आश्रयदाताओं का यशोगान। आगे चलते हैं, डिंगल पिंगल भाषा। जो डिंगल भाषा है, डिंगल भाषा एक राजस्थानी भाषा है और जो पिंगल भाषा है, पिंगल भाषा है ये साहित्यिक ब्रज भाषा है। इस वीरगाथा काल में कवियों ने अपनी रचनाएं और डिंगल और पिंगल भाषा के अंदर की है। जो डिंगल राजस्थानी भाषा है उसके अंदर युद्धों का वर्णन किया गया है। पिंगल एक शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है जिसके अंदर मुख्य रूप से श्रृंगार का वर्णन किया गया है। श्रृंगार यहाँ पे रस को दिखाया गया है। श्रृंगार के अंदर भी आते हैं वियोग और संयोग। जैसे एक में अंदर प्रेमी और प्रेमिका का मिलन दिखाया जाता है, वियोग के अंदर जैसे उनका बिछुड़ना दिखाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर श्रृंगार का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, छंद। इसके अंदर मात्रिक और वार्णिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। दोहा, तोटक, राजा और छप्पे गाथा और कुंडली आदि छंदों का प्रयोग इस साहित्य में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। अलंकार योजना। अलंकार के अंदर जो दोनों भेद है ना, अलंकार के शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, वैसे 3 भेद हैं जिसके अंदर शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जिसके अंदर मुख्य रूप से उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, अतिशयोक्ति का प्रचुर प्रयोग हुआ है। आगे चलते हैं, काव्य रूप।
इस वीर गाथात्मक साहित्य के अंदर मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों को देखने को मिलता है। जैसे बिशलदेव रासो है, इसके अंदर मुक्तक ग्रंथ है और पृथ्वीराज रासो है जो कि प्रबंध काव्य है। इन साहित्य कार्य में काव्य में रूपों की विविधता का अभाव है। आगे बढ़ते हैं। 10 रासो ग्रंथों की प्रचुरता। इस काव्य के अंदर जो अधिकांश ग्रंथ हुए हैं, इसके अंदर जैसे कि रासो काव्य के रासो का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इससे एक दो पहले वाले टॉपिक में भी रासो का जिक्र किया है। तो जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, इसके अंदर रासो का जो ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे रासो शब्द किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे रसायन है और ग्रंथों में वीरता, उत्साह तथा युद्धों का वर्णन दृष्ट है। रासो के अंदर क्या है, रसायन, वीरता, उत्साह और युद्धों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसके अंदर रासो ग्रंथों की प्रचुरता को दिखाया गया है। आगे चलते हैं। जनजीवन की कमी। यहाँ पर जनजीवन की कमी से मतलब है कि जो यहाँ के राजा महाराजा होते थे, इनको अपनी प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। ये हमेशा युद्ध के अंदर व्यस्त रहते थे और जो उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि भाई हमारी प्रजा का क्या हाल है, कोई लोग किस बीमारी से जूझ रहे हैं, क्या हो रहा है। यही सबसे ज़्यादा बड़ी कमी थी इस काल के अंदर। आगे चलते हैं। उपसंहार हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि वीर गाथाकालीन साहित्य का ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दोनों दृष्टियों से महत्व है। इसमें श्रृंगार रस व वीर रस का सुंदर चित्रण किया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से साहित्य उपयोगी है। मात्रिक व वर्णिक छंदों के प्रयोग से आदिकालीन काव्य की शोभा और बढ़ी है। जैसा जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वीर गाथाकालीन साहित्य है और ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों दृष्टि से इसका महत्व है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार रस और वीर रस का सुंदर चित्रण है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से साहित्य उपयोगी है। मात्रिक व वार्णिक दोनों छंदों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कुल मिला के था हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। अब इसको देख लेते हैं, इसको कैसे एग्जाम में अटैम्प्ट करना है। वीडियो को लाइक नहीं कहते और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना। यहाँ पर सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भूमिका बनानी है, भूमिका बनाने के बाद जैसे मैंने आपके सभी जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, इन पॉइंट्स को आपको सभी पॉइंट्स को जैसे 11 के 11 पॉइंट है, इनको अच्छे से लिखना है। ठीक है ना। पॉइंट्स के नाम डालने हैं। जो भीतर का जो मैटर है ना, इसको आप थोड़ा सा कम लिख सकते हो। यहाँ पे 2-2 लाइन में, 3-3 लाइन में लिख सकते हो। इसको थोड़ा कम कर सकते हो। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है उनको उठा सकते हो। जैसे रासो काव्य में इन रासों को जिक्र क्या है, इसके अंदर कि ये युद्धों में व्यस्त रहते थे। बस थोड़ा थोड़ा लिख के आपको क्वेश्चन को ख़त्म कर देना और लास्ट में उपसंहार यानी कि निष्कर्ष लिख के आपको क्वेश्चन को ख़त्म करना है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको इस टॉपिक से समझाया वो समझ में आया है। तो फिर मिलते हैं आपको किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।